हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। इंडियन लिटरेचर की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं जैन लिटरेचर के बारे में। थोड़ा सा उसके पीछे की स्टोरी को देखेंगे और उसके कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर दोनों को ही देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जैन अगम्स के बारे में है, लेकिन इस वर्ड को समझने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में बहुत सारी सच्चाई भी है। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक आइडियाज पता चलेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलेगी। जैनिज्म में जो आगे डिफरेंट सेक्ट्स आए हैं उनके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कहानी भी है ये, और इसी के साथ साथ जिस प्रकार का जैन लिटरेचर डेवलप हुआ आगे के समय में उससे भी जुड़ी हुई स्टोरी है ये। तो कब की बात कर रहे हैं हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय भारत का एक काफी बड़ा हिस्सा मौर्यन रूलर्स के द्वारा यानी मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था और जिनका नर्व सेंटर पाटलिपुत्र हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र पर रूल करते थे, वो उनका नर्व सेंटर था। मौर्य वंश काफी बड़ा फैलाव कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश को खत्म किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि चाणक्य जो हैं, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त कहते हैं, उनके साथ मिलकर ही वो ऐसा कर पाए। कहानी क्या है? आपने यहाँ पर सौहा गौरा इंस्क्रिप्शन के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, लिटरेरी एविडेंसेस हैं, जो कि बताते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब पाटलिपुत्र पर रूल कर रहे थे तब अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। और ये जो अकाल की स्थिति थी इसने बहुत ज्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया। खाने को अनाज नहीं था, लोग परेशान थे। उस सौहा गौरा इंस्क्रिप्शन में, अगर मैं सौहा गौरा की बात करूं तो इवन इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। सौहा गौरा इंस्क्रिप्शन ये एक प्लेस है और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया कॉपर की प्लेट पे, जिसमें लिखा था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के जो भी मंत्री हैं उन्हें ये ऑर्डर देता हूं कि अकाल की स्थिति पर अनाज भंडारों को बंद ना रखा जाए, बल्कि उनको खोलकर अनाज को लोगों के बीच में बांटा जाए। तो सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन फेमाइन के बारे में तो नहीं बता रहा है, लेकिन वो ये जरूर बता रहा है कि फेमाइन की स्थिति में करना क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं वो। एंड जब आप जैन लिटरेचर को देखते हो तो वहां पर ऐसे ही एक अकाल के बारे में जिक्र मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। ये जो समय था, इस समय पाटलिपुत्र में बहुत सारे जैन मॉन्क्स एंड नन्स भी रह रहे थे। कुछ मॉन्क्स एंड नन्स ऐसे थे जिनको लगा कि अगर हम यहाँ पर अकाल की स्थिति में मौजूद रहे तो शायद जो समय है, जो सिचुएशन यहाँ डेवलप हो रही है, वो हमें मजबूर कर देगी कि हम यहाँ किसी तरीके से अपने जो महाव्रत हैं उन्हें तोड़ दें। जैनिज्म में जो जैन मॉन्क्स एंड नन्स होते हैं उनको 5 महाव्रत फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें अहिंसा है, अपरिग्रह है, असेत्य है, ब्रह्मचार्य है। इस तरीके के महाव्रत आपको देखने को मिलेंगे। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको असेत्य भी मिलेगा, जिसका मतलब होता है चोरी न करना या फिर अचौर्य, कि आप स्टील नहीं कर सकते किसी का सामान। इसी तरह से आप हमेशा सत्य बोलेंगे, ये भी एक महाव्रत है। अपरिग्रह, आप किसी प्रकार का पोजीशन या प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे। और फिर आता है ब्रह्मचार्य, यानी आप एक एसेटिक लाइफ, एक तपस्वी का जीवन जिएंगे, आप कॉन्टिनेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारे महाव्रत आपको देखने को मिलते हैं। अब पाटलिपुत्र में जो मॉन्क्स एंड नन्स थे वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि शायद सिचुएशन हमें इतना ज्यादा मजबूर कर दे कि अनाज ना मिलने पर अपने पेट की गर्मी को खत्म करने के लिए कहीं हम कोई हिंसा ना कर दें या किसी जानवर को ना काट कर खा लें या इस प्रकार की कोई भी स्थिति पैदा ना हो। तो अपने महाव्रतों को बचाने के लिए कुछ मॉन्क्स एंड नन्स ऐसे थे जो कि यहाँ पर पाटलिपुत्र को छोड़कर साउथ की तरफ चले गए,
कर्नाटक की तरफ। इनको लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहे थे भद्रबाहु। तो आपको यहाँ पर भद्रबाहु की लीडरशिप के अंडर कुछ मॉन्क्स एंड नन्स पाटलिपुत्र से श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉन्क्स एंड नन्स थे जिनका मानना था कि यही तो असल सिचुएशन है जिसमें हमारा टेस्ट लिया जाएगा कि हम कितने बेहतरीन तरह से हमारे महाव्रतों को पूरा रखते हैं इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन और कंडीशन में भी। तो कुछ मॉन्क्स एंड नन्स यहां से गए ही नहीं और वो पाटलिपुत्र में ही रह गए। किसकी लीडरशिप के अंडर? स्थूलभद्र की लीडरशिप के अंडर। ये जो अकाल की स्थिति थी ये लगभग 12 साल तक यूं ही कायम रही। 12 साल के बाद भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ पाटलिपुत्र वापस आ रहे हैं और भद्रबाहु स्थूलभद्र पर और उनके साथी जो दूसरे मॉन्क्स थे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 12 साल तक यहां पर अकाल की स्थिति कायम रही। आखिर तुमने कैसे अपने महाव्रतों को पूरा रखा? जरूर तुमने महाव्रतों को तोड़ा है। स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से कहा कि वो तुम थे जो अकाल जैसी स्थिति में इस जगह को छोड़कर भाग गए। तुम्हें डर था कि तुम महाव्रतों को तोड़ दोगे, लेकिन हम यहीं पर रहे। हमने महाव्रतों को पूरा किया, चाहे अकाल की स्थिति ही क्यों ना आई हो। ना हमने कोई हिंसा की, ना ही किसी प्रकार की प्रॉपर्टी एक्वायर की। जो थोड़ा बहुत खाने को मिला वही खाया। बेसिकली पॉइंट ये है कि अकाल के 12 साल बाद जब भद्रबाहु पाटलिपुत्र वापस लौटते हैं तो स्थूलभद्र के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। किसने कौन सा महाव्रत तोड़ा होगा इस चीज को लेके। अब ये जो फाइट है ऑब्वियसली दिस विल लीड टू स्प्लिट। आपको यहाँ पर डिवीजन होता हुआ नजर आएगा, आपको यहाँ 2 सेक्ट आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका निर्णय लेने के लिए एक काउंसिल बुलाई गई जिसे हम फर्स्ट जैन काउंसिल कह सकते हैं। जब जैन काउंसिल्स की बात होती है तो यहाँ पर आपको 2 काउंसिल्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट जैन काउंसिल जो 300 बिफोर कॉमन एरा में हुई पाटलिपुत्र में, इसको बुलाया गया था स्थूलभद्र के द्वारा भद्रबाहु के साथ और उनके फॉलोअर्स के साथ जो झगड़ा हो रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए। प्लस ये जो काउंसिल थी इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पैट्रोनाइज किया था, स्पॉन्सर किया था। और इस काउंसिल में हमारा जैन लिटरेचर भी डेवलप हुआ है। 12 अंग जो हैं उनका कंपाइलेशन हुआ है जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। 300 बिफोर कॉमन एरा के बाद लगभग 812 साल के बाद आपको सेकेंड जैन काउंसिल देखने को मिलेगी वल्लभी गुजरात में। देवरिद्धि गानी इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे और इसे किसी राजा का पैट्रोनाइजेशन नहीं मिला था। इस पर्टिकुलर काउंसिल में जो भी जैन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं उनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ, अंग्स का फाइनल कंपाइलेशन हुआ और अंग्स के सब पार्ट उपअंग्स का भी फाइनल कंपाइलेशन हुआ। तो ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल आप यहां पर देख रहे हैं, इसी फर्स्ट जैन काउंसिल से जैन लिटरेचर के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। लेकिन इसी फर्स्ट जैन काउंसिल में 2 सेक्ट भी सामने आए जैनिज्म के। एक तरफ है श्वेतांबर और दूसरी तरफ है दिगंबर। तो आप यहां पर देखते हैं कि स्थूलभद्र जो है उनकी लीडरशिप के अंडर जो सेक्ट आया वो श्वेतांबर कहलाता है और वहीं भद्रबाहु की लीडरशिप के अंडर जो यहां पर सेक्ट आ रहा है वो दिगंबर कहलाता है। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं पर आज का हमारा टॉपिक इनके बीच के डिफरेंसेस को जानना नहीं है तो हम उतना डिटेल में इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। लेकिन एक जनरल डिफरेंस अगर हम देखें तो श्वेतांबर वो हैं जो अपने शरीर को श्वेत यानी सफेद कपड़े से कवर करते हैं। वहीं दिगंबर जो है दिग यानी कि आसमान यानी कि स्काई जो है उसी को अपना कपड़ा मानते हैं। इसी वजह से वो किसी दूसरे कपड़े से अपने शरीर को कवर नहीं करते यानी कि वो नेकेड रहते हैं, अनक्लैड रहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन बहुत से दूसरे भी डिटेल्ड
अगर डिफरेंसेस की बात करें, कुछ चीज़ों की बात करें, तो श्वेतांबर्स का ये मानना है कि मॉन्क हो या नन हो, भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, दोनों ही अगर यहाँ पर सही कर्म के रास्ते पर चले तो वो मोक्ष यानी लिबरेशन हासिल कर सकते हैं, वो एनलाइटन हो सकते हैं। लेकिन दिगंबर्स ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दिगंबर्स के लिए कोई भी व्यक्ति तभी कैवल्य तक पहुंच सकता है, एनलाइटन हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जब वो कोई पोजीशन होल्ड ना करे। दिगंबर सेक्ट में भी नन्स होती हैं, भिक्षुनी होती हैं, लेकिन वो एक पोजीशन जरूर कैरी करती हैं और वो है कपड़ा, साड़ी, जिससे वो अपने शरीर को कवर करती हैं। और इसीलिए दिगंबर्स का मानना है कि एक आत्मा, एक सोल महिला के शरीर में अगर जन्म लेती है तो वो उस शरीर के साथ लिबरेट नहीं हो सकती। उस सोल को, उस महिला को और अच्छे कर्म करने होंगे ताकि वो अगले जन्म में एक पुरुष के शरीर में जन्म ले सके और वो किसी प्रकार का पोजीशन होल्ड ना करे, साड़ी तक नहीं। अगर वो पुरुष के शरीर के रूप में जन्म लेगी तो साड़ी की जरूरत नहीं होगी, ऐसा इसमें माना जाता है। और उसके बाद उस पुरुष शरीर में वो यहाँ लिबरेट हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंसेस, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स के विचारों में डिफरेंसेस हैं और वो आपको लिटरेचर में भी नजर आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट जैन काउंसिल है, उस फर्स्ट जैन काउंसिल में जो टेक्स्ट कंपाइल होने वाले हैं वे श्वेतांबर्स के द्वारा तो माने जाते हैं, लेकिन दिगंबर्स उन टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दिगंबर्स का मानना है कि तीर्थंकर्स की टीचिंग्स जो हैं वो 300 बिफोर कॉमन एरा तक आते आते बहुत हद तक धुंधली पड़ चुकी थी और ओरिजिनल टीचिंग्स किसी को पता नहीं थी, इसी वजह से उनका कंपाइलेशन भी नहीं किया जा सकता। तो आइए श्वेतांबर्स के द्वारा फॉलो किए जाने वाले इन जैन अगम्स यानी अंग्स को देखते हैं और इनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स को जानते हैं आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड्स में हम इन पर थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो जब हम जैन टेक्स्ट की बात करते हैं तो उनमें कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि जिनको ऑथेंटिक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है, फंडामेंटल बेसिक टेक्स्ट माना जाता है, उस कैटेगरी में आते हैं अगम्स। कहते हैं कि इन अगम्स में जैन तीर्थंकर्स की जो टीचिंग्स हैं उन्हीं को कंपाइल किया गया और यहाँ पर जो भी वर्धमान महावीर यानी कि 20, आप यहाँ पर 24th जो तीर्थंकर देखते हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे, उन डिसाइपल्स के द्वारा इनको कंपाइल किया गया था। गांधारा इज अ टर्म जो कि स्टूडेंट्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, डिसाइपल के लिए जैनिज्म में यूज होता है, उन्हीं के द्वारा इन अगम टेक्स्ट को कंपाइल किया गया है। ये जो अगम्स हैं इनको फर्स्ट जैन काउंसिल में भी कंपाइल किया गया और सेकेंड जैन काउंसिल में इसको एक बार फिर से कंपाइल किया गया था और सेकेंड जैन काउंसिल तक आते आते कुछ इंफॉर्मेशन गायब हो गई थी, इसी वजह से इसका रिकम्पाइलेशन जरूरी था। दिगंबर सेक्ट इन जैन अगम्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जब हम जैन अगम्स की बात करते हैं या जैन अंग्स की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 46 बुक्स, जिनमें एक लंबी लिस्ट है जिसमें 12 अंग आते हैं, 12 उप अंग आते हैं, 10 प्रकीर्णास आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं, 6 षड सूत्र आते हैं और 2 चुलिका सूत्र आते हैं। तो अगले एपिसोड्स में हमें इन्हीं टेक्स्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करना है। वर्धमान महावीर की बात करें या उनके जैसे ही दूसरे तीर्थंकर्स जो है उनकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा आम लोगों की भाषा का ही इस्तेमाल किया गया अपनी टीचिंग्स को प्रोपागेट करने के लिए और वो पाली प्राकृत भाषाएं ही थी। तो जब हम जैन अगम्स की बात करते हैं तो इनकी भाषा भी प्राकृत भाषा ही है और प्राकृत भाषा का भी वो प्रकार जो मगध वाले हिस्से में बोला जाता था। तो इन टेक्स्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में हमने जैन टेक्स्ट जो हैं उनके डेवलपमेंट की कहानी को पढ़ा। इस वीडियो सीरीज को आप अपने जैसे ही दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसी के साथ ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस को, आरंभ बैच को, जो कि 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है, 2024 के एग्जाम को टारगेट करेगा। अनअकैडमी प्लस पर
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यहाँ रेफरल कोड यूज़ करके ARTI1702। ये ऑफ़र जो है ये कुछ ही समय के लिए वैलिड रहते हैं, क्योंकि ऑफ़र जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2024 के IAS एस्पिरेंट्स के लिए आरंभ बैच 16 मार्च से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पर आप स्क्रीन पर प्राइजेस जो हैं उनको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस जो है उसके अलावा आपके पास ऑफलाइन ऑप्शन भी है। आप अनअकैडमी IAS सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो रहे हैं। सेकेंड GS ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल 2023 से शाम 5 से 7:30 बजे तक आप क्लासेस भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपीडिशन बैच भी 16 मार्च से शुरू हो रहा है। अनअकैडमी प्लस पर आप EMI के थ्रू भी, मतलब कि EMI ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप एक बार में बल्क में अमाउंट नहीं दे सकते, तो आप मंथली यहाँ पर छोटा अमाउंट देकर भी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे ऑप्शनल के एडुकेटर्स हैं। ऑप्शनल कैटेगरी जो है उसे सब्सक्राइब करके आप अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।